प्यारे बच्चों, क्लास 11th आर्ट्स विषय का हिंदी इलेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग मिलान करके चेक कर लीजिए आप लोगों ने कितना सही किया है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इस कहानी को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, किस व्यवस्था में नागरिकों को अधिकार है कि उनकी आवाज़ शासन द्वारा सुनी जाए? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा प्रजातांत्रिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को अधिकार है कि उनकी आवाज़ शासन द्वारा सुनी जाए। तो यहाँ पर प्रजातंत्र हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा है, संघीय शासन का स्वाभाविक परिणाम क्या है? तो वो है क्षेत्रीय दलों का उदय। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, प्रजातंत्र की सीमा अंतर्गत ही सामने लाते हैं। इसमें क्षेत्रीय समस्याओं की तरफ राष्ट्र का ध्यान आकर्षित होता है, उनके निवारण की संभावना उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय दलों का उदय संघीय शासन का स्वाभाविक परिणाम है। तो यहाँ पर संघीय शासन का परिणाम कौन है? तो क्षेत्रीय दलों का उदय। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, क्षेत्रीय दलों का उदय संघीय शासन का परिणाम है। तो दूसरा का हो जाएगा चौथा। तीसरा है, संघीय शासन में नीतियां व कार्यक्रम किसके हितों के परिपेक्ष में होता है? तो वो होता है राष्ट्रीय हितों के। चौथा है, उपेक्षित का अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है तिरस्कृत करना। फिर है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इस कहानी को पढ़ लेना है बच्चों, पद्यांश को। और 5वां क्वेश्चन है, रघुकुल की वह अभागिन रानी कौन थी? तो रघुकुल की लिखा हुआ है, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन जन में सुने जीव व यह मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो वो कौन थी बच्चों? तो वो थी कैकई। छठा है, किस जननी ने भरत सा भाई जना? तो कैकई ने ही भरत को जना मतलब जन्म दिया था। 7वां है, प्रस्तुत काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग है? तो इसका हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी का। 8वां है, जीव का पर्यायवाची हो सकता है। तो जीव का पर्यायवाची आत्मा भी है, अंधकरण भी है, रूह भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब है अभिव्यक्ति और माध्यम खंड ख। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो सूचना देना है, शिक्षित करना है, रोजगार संबंधी जानकारी देना है। तीनों है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। 10वां है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो पत्रकारिता में क्या रहता है? जिज्ञासा मूल भाव सक्रिय रहता है। दूसरा ऑप्शन सही है। 11 है, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो होती है पत्रकार की। 12 है, विचारों के आदान प्रदान में इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो वो है पत्राचार। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अस्थायित्व, मतलब लिखा हुआ जो चीज़ है वो क्या होता है? ज़्यादा दिन तक रहता है, इसलिए उसमें अस्थायित्व की विशेषता होती है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है? तो वो है 1780 ईस्वी। पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होता है? तो हर 15 दिन पर। यहाँ 15 दिन पर पाक्षिक पत्रिका हो जाएगा। साप्ताहिक मतलब 7 दिन हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन है आपका। 16 है, समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है उल्टा पिरामिड शैली। पहला ऑप्शन सही है। भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला था? तो वो खुला था गोवा में। अगला है, कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविज़न समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो वो आता है फ्लैश न्यूज। फ्लैश न्यूज में नीचे जो समाचार बोलते जाता है, नीचे आपका फ्लैश करते रहता है न्यूज, फ्लैश न्यूज। अब है पाठ्य पुस्तक से 19 से 22 तक के सवाल। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता हैं? तो इस काव्यांश के रचयिता कौन है बच्चों? तो कबीर दास। 20 है, यहाँ बालम किसका प्रतीक है? तो यहाँ बालम परमात्मा का प्रतीक है। उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में कौन सा भाव है? तो ये प्रेम का भाव है।
यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा हो जाएगा। फिर है सूरदास किस काव्य परंपरा के कवि हैं? तो कृष्ण काव्य परंपरा के सूरदास। गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? तो उनको मुरली प्रिय है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए, सुजान चरित्र सूरदास की रचना नहीं है। फिर है बोरत तो बोरियो पै चिरोत बने नहीं पंक्ति में किस त्यौहार का वर्णन है? तो ये है होली का। पद्माकार किस भाषा के कवि हैं? तो साहित्यिक ब्रज भाषा के। फिर है बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये लिया गया है दोपहर का भोजन से। विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है? तो वो हुई है मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। आंगन को अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, यहाँ किसकी साड़ी के बारे में कही गई है बात? तो वो कही गई है सिद्धेश्वरी की। यहाँ की हो जाएगा सिद्धेश्वरी की। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमरकांत। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रेमचंद का मूल नाम, यहाँ प्रेम हो जाएगा, प्रेमचंद का मूल नाम था तो धनपत राय। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। 32 का हो जाएगा पहला। हामिद किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो ईदगाह का। टॉर्च बेचने वाले व्यंग्य रचना में टॉर्च किस कंपनी का है? तो सूरज छाप टॉर्च। टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो भ्रष्टाचार पर और धार्मिक पाखंड पर। यहाँ चौथा ऑप्शन इसका सही है। 36 है, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है? तो वो है दिव्यांश। 37 है, अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? तो पारिवारिक। ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो पहले का देखा है तो निश्चित रूप से आप लोगों ने सब सही किया होगा। फिर है अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? तो अम्मा की परंपरावादी स्त्री की तस्वीर उभरती है। और लास्ट है, वीना कौन सी पुस्तक पढ़ती थी? तो सन्स एंड लवर्स का। तो बच्चों वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।